हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक जो है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट क्या होता है? जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में जो है इंटरनेशनल बिजनेस से पहले हमने ट्रेड बिजनेस का डिस्कस किया था, इंटरनल ट्रेड का। तो इंटरनल ट्रेड में डोमेस्टिक बिजनेस होता है और इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल बिजनेस होता है, मीन्स के मल्टी कंट्रीज़ के साथ जो बिज़नेस होते हैं। इसमें दो या दो से अधिक कंट्री के साथ में बिजनेस होते हैं। तो इसमें दो प्रोसेस हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें एक होम कंट्री से दूसरी कंट्री में माल बेचा जाता है, इसको एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। और इंपोर्ट उसको कहते हैं जिसमें दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में माल लेते हैं। इसके अलग अलग प्रोसेस हैं। इसमें लाइसेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझें, जैसे हल्दीराम वॉलमार्ट को जो है अपनी नमकीन या अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, तो वो यूएसए में, तो वो यूएसए में जो बेचता है हल्दीराम, वो एक्सपोर्ट होता है। किसके लिए? हल्दीराम के लिए, जो वॉलमार्ट को वो बेच रहा है यूएसए में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, टू सेल द सरप्लस गुड। A country may produce a commodity in the such quantity that are more than its needs. Export trade is the undertaken to make fulfill the use of the surplus goods. कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है हर रिसोर्सेज नहीं होती हैं, कि हर रिसोर्सेज उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज ज़रूरत है। जैसे कि हम पेट्रोल का एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। पेट्रोल जो है इंडिया में नहीं होता, तो इसलिए उसका इंपोर्ट कराया जाता है गल्फ़ कंट्रीज़ से या अदर कंट्रीज़ से। तो उन अदर कंट्रीज़ के लिए वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल को इंडिया में। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, गारमेंट्स इंडस्ट्री। इंडिया जो है गारमेंट इंडस्ट्री में है, तो उसमें गारमेंट प्रोडक्ट जो हैं इंडिया एक्सपोर्ट करता है अलग अलग कंट्रीज़ में। तो इंडिया एक्सपोर्टर बन जाता है क्योंकि यहाँ पे गारमेंट्स का अच्छा काम होता है, या फिर वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह या दाल वगैरह। इस तरीके से टू सेल द सरप्लस गुड्स, टू मेक द बेटर यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें भी एक मार्केटिंग वो होती है, बेटर यूज़। अब जैसे कि किसी को चाय की पत्ती का अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कि चाय की पत्ती के लिए जैसे आसाम जाना जाता है, और आसाम के अंदर जो है बगीचे होते हैं चाय के, तो वहाँ से डोमेस्टिक मार्केट में भी सप्लाई की जाती है चाय, और इंटरनेशनल मार्केट में भी, क्योंकि हर जगह चाय की पैदावार इस तरीके से नहीं होती। टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, कि इसमें एक्सपोर्ट करने में दो बेनिफिट्स होते हैं, एक टू द फर्म टू द नेशन। कि जब कोई एक्सपोर्ट करता है तो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं कि उनको टैक्स में रिलैक्स दें या एक्साइज ड्यूटी वगैरह। तो गवर्नमेंट को भी ये फ़ायदा होता है कि बाहर के देश से पैसा आता है सामान बेचने पर, और फर्म को ये फ़ायदा होता है कि उसको जो है एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका ऑर्डर बहुत बड़ा होता है, लाखों में होता है, हज़ारों में और लाखों में। टू इंक्रीज़ द नेशनल इनकम, ये जो हमने डिस्कस किया था अभी, कि इसमें दो बेनिफिट हैं फर्म के लिए और नेशन के लिए। नेशन के लिए जो है इंक्रीज़ होती है उसकी वेल्थ, जब बाहर से पैसा आता है बिजनेस, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज। जिससे कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ से ज़्यादा माल निकलता है, उसी कंट्री की जो है फॉरेन वैल्यू अच्छी होती है। टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, किसी भी बिज़नेस को जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली जनरेट होता है एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो या इंटरनेशनल एक्सपोर्ट वगैरह करे। पर एक्सपोर्ट में जब हम करते हैं तो मैन्युफैक्चरर के लिए भी एक बिज़नेस होता है, सप्लायर के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, शिपमेंट के लिए भी, और टैक्स वगैरह भी दिए जाते हैं। तो सबके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का वे ऑफ अर्निंग होती है। टू क्रिएट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टू इंक्रीज़ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है जब एक्सपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट की कुछ एक्साइज ड्यूटी होती हैं, कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं जो पे करनी पड़ती हैं, और गवर्नमेंट उसमें काफ़ी रिलैक्स भी देती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे। कि बहुत सारी जगह ये होता है जितना टैक्स होता है उतना रिफ़ंड हो जाता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हुआ या एक्सपोर्ट जोन हुआ, ये बहुत सारे स्कीम्स हैं, वहाँ से जो माल निकलता है तो उसमें गवर्नमेंट जो है टैक्स में काफ़ी छूट देती है। टू क्रिएट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जाहिर सी बात है कि जब
एक्सपोर्ट होगा तो दो कंट्री के बीच में होगा, और दो कंट्रीज़ के बीच में होने से इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ता है, इसमें एक दूसरे से कांटेक्ट बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड, सबसे पहले हम इसको समझें कि ये एक्सपोर्ट का प्रोसेस बहुत लंबा है। ये वन मैन आर्मी शो नहीं हो सकता, इसमें मल्टीपल लोगों का, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले इसमें जो है किसी भी एक्सपोर्टर को अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस ही लेना पड़ता है। ये इसमें एनसीईआरटी की बुक में जो है बाद में दे रखा, लेकिन सबसे पहले एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद में अपनी कंपनी को दिखाना पड़ता है कि एक्सपोर्टर है। ओपनिंग एक जो एक्सपोर्ट लाइसेंस का प्रोसेस है, ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलेगा। ऑब्टेनिंग द इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईईसी नंबर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट पड़ते हैं? फुल प्रोफाइल ऑफ एक्सपोर्टर, बैंक रिसिप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ द फी, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंकर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द प्रिस्क्राइब, 2 copies of the photograph attested by the banker or to the applicant, declaration of the exporter that they are not associated with the क्वेश्चन listed firm, मीन्स कि वो किसी भी जो है इलीगल तरीके से कोई फर्म नहीं है। डिटेल ऑफ द नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट इफ़ देयर इज़ एनी सच इंटरेस्ट इन द एक्सपोर्ट फर्म, कि ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए लगते हैं, कि बैंक का अकाउंट होना चाहिए, आईईसी कोड होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है जो इशू किया जाता है, और बैंक की रिसिप्ट्स होती हैं, फर्म का जो वो होता है फर्म किस तरीके की है, फर्म अच्छी है या बुरी है, वो एक सर्टिफिकेट होता है। ये सब एक्सपोर्ट लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं। हर एक स्टेट में, हर एक जगह पर, मंडल लेवल पर जो मंडल होते हैं, जोन होते हैं स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता, जोन जो होते हैं उसमें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए रजिस्टर्ड कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी होगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होगा, उसके बाद ही सारा प्रोसेस होगा कि किस तरीके का कौन सा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्सपोर्ट का गारमेंट्स है, गारमेंट्स है, होम फर्निशिंग है, फर्नीचर्स हैं, जो इंडिया से एक्सपोर्ट मोस्टली होते हैं, या दाल वगैरह होती हैं। सबसे पहले इसका प्रोसेस जो होता है, आजकल जो पहले तो ये था एक्सपोर्ट करने के लिए एक ट्रेड फेयर लगती थी, कि वो जिसमें बायर आते थे, उसमें जो है अपने मैन्युफैक्चरर्स वगैरह अपने स्टॉल लगा लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में होता है वो, कि उसमें जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, स्टॉल होता है, स्कार्फ होते हैं, या कपड़े होते हैं, या होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट होते हैं, या फिर फर्नीचर वगैरह होते हैं। जैसे कि बायर्स को एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि उस दिन, इस वक्त, इस डेट में, इस जगह पर एक वो लगेगा ट्रेड फेयर, जिसमें जो है मैन्युफैक्चरर और बायर्स जो बाहर से आते हैं वो एक साथ आते हैं। तो बायर्स वगैरह जो है सेलेक्ट करते थे प्रोडक्ट को, और सेलेक्ट करने के बाद में जो उन्हें कुछ पसंद आता था, जो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता था, या फिर वो अपना सैंपल, कोई अपना फ़ोटो लेकर के आते थे कि ये हमें बनवा के दे दीजिए, फिर उसका एक कोटेशन वगैरह होता था। लेकिन वो एक ऑफलाइन प्रोसेस है। अब जो है ट्रेंड ऑनलाइन का है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स होता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होते हैं, इनसे जो है सर्च होता है। एक वेबसाइट है बाकायदा, जो वेबसाइट होती है, उसमें वेबसाइट में एक्सपोर्टर की लिस्ट होती है। कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट से बाहर सर्च कर लेते हैं जो उनको प्रोडक्ट चाहिए, कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग उस वेबसाइट पर चले जाते हैं। इसमें अली बाबा एक वेबसाइट है, वो एक्सपोर्टर्स के लिए, और ट्रेड इंडिया एक वेबसाइट है जो मोस्टली जिन पे बायर्स आते हैं। जो टेक्सटाइल किसी को चाहिए तो वो ट्रेड इंडिया पे जाके लॉगिन करेगा, और उसमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरर की लिस्ट होती है, उनसे कांटेक्ट करेंगे, जैसे भी फर्दर कांटेक्ट होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले इन सब प्रोसेस के बाद में ये जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स जो थे पहले कांटेक्ट करने के, अब उसके बाद अगले प्रोसेस स्टार्ट होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के बाद में। रिसिप्ट ऑफ द इंक्वायरी एंड सेंड द कोटेशन, सबसे पहले जो है बायर अपनी एक इंक्वायरी सेंड करेगा मैन्युफैक्चरर को, एक्सपोर्टर को,
कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें ये स्कार्फ चाहिए, हम कि या शर्ट का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें इस तरीके की शर्ट चाहिए। जो एक्सपोर्टर होगा वो लेगा उसको और उनके डिज़ाइन को बनवाएगा, जो वो सैंपल देंगे जिस तरीके का उनकी रिक्वायरमेंट है, या अपनी तरफ से भी कुछ दे सकता है। फिर उसको बनवाने के बाद उसकी कॉस्टिंग चेक करेगा मैन्युफैक्चरर से कि कितनी कॉस्ट में ये हमें पड़ रहा है और कितने हमें इसमें टैक्सेस वगैरह देना पड़ेंगे, कितना हमें इसमें ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा और कितना हमें प्रॉफिट रखना है और क्या क्वांटिटी है। तो वो एक अपना जो है कोटेशन सेंड कर देते हैं कि हमें एक शर्ट जो है 100 रुपये की कंप्लीट एक्सपोर्ट करने के लिए बन जाएगी एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो कोटेशन सेंड होती है बायर के पास में, बायर उसको अप्रूव करता है या नहीं करता है, ये बायर की चॉइस के ऊपर है या उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। उसने अगर अपना कोटेशन को अप्रूव कर दिया और बायर ने ऑर्डर पास कर दिया, तब सेकंड स्टेप आता है रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर और इंडेंट कि तब ऑर्डर आता है कि हाँ हमें जो है 2000 शर्ट चाहिए या 5000 शर्ट चाहिए या 50,000 शर्ट चाहिए। तो वो शर्ट का ऑर्डर जो भी रेट तय होंगे उसके हिसाब से बायर एक्सपोर्टर को दे देगा। ये हो गया रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। थर्ड स्टेप है एक्सचेंजिंग द इम्पोर्ट क्रेडिट वर्थलेस एंड सिक्योरिंग द गारंटी ऑफ द पेमेंट। कि जब कोई एक्सपोर्टर किसी बाहर के बायर से ऑर्डर लेता है तो उसके पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट जिसमें इन्वॉल्व होती है इन बोथ कंट्रीज़। तो उसके पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हम इसका माल बना रहे हैं, इतने हज़ार प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतने हज़ार पीसेस बना रहे हैं, इतने लाख का में ये माल बनेगा, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये बंदा यहाँ का नहीं है, ये बंदा बाहर का है। तो बाहर के बंदों के लिए जब उसको ऑर्डर आता है तो एक गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखा है लेटर ऑफ क्रेडिट का, जो बैंक की तरफ से इशू होता है। जो बायर होगा उसका बैंक एक एलसी देगा जो एक्सपोर्टर को देनी पड़ेगी कि वहाँ का बैंक जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि वो पेमेंट होगी। फिर वो उसको एक्सपोर्टर जो है उसको जा कर के दिखा देगा अपने बैंक में। ये हो गया थर्ड स्टेप। इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये सबसे पहले होना चाहिए जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्टेनिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस, अब एक्सपोर्टर जो जाएगा अपने बैंक में जाएगा, बैंक में जा कर के कहेगा कि हमें ये माल प्रोडक्शन में लेना है, माल बनवाना है, इतने हज़ार पीस है और इतने हज़ार पीस के लिए हमें थोड़े से फाइनेंस की ज़रूरत है और ये माल हमें एक्सपोर्ट करना है। तो बैंक उसको कुछ फाइनेंस कर देता है क्योंकि ये एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह होती हैं जिसमें बैंक उनको इजीली फाइनेंस कर देता है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स, फिर उसके बाद में माल बनना तैयार होता है। माल बनने के बाद में काफ़ी सारे इसमें प्रोसेस होते हैं कि माल बनेगा, क्वालिटी कंट्रोलिंग होगी, इंस्पेक्शन होगा, जो बायर होते हैं वो अपने इंस्पेक्शन करने के लिए बंदे भेजते हैं, बाइंग एजेंसीज़ होती हैं, तो वो बंदे आते रहते हैं टाइम इंटरमीडिएट टाइम के साथ और इंस्पेक्ट करते रहते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कैसी है, अच्छी है या नहीं है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि माल बन जाता है और बायर उसको रिजेक्ट कर देता है। और इसमें एक फ़ाइनल जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, तो वो उसकी तरफ से भी एक प्रोसेस है कि वो भी एक इंस्पेक्शन कराती है जब माल निकलने वाला होता है, क्योंकि उसमें कंट्री की इमेज का एक वो हो जाता है कि कंट्री जो है, कंट्री की इमेज अच्छी होनी चाहिए क्योंकि कंट्री की तरफ से अच्छा प्रोडक्ट निकलना चाहिए। एक्साइज क्लियरेंस, जब माल बन जाता है और माल बनने के बाद में भी निकलता है, रेलवे से ट्रांसपोर्ट होता है या एयरवेज से। मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो शिप के ज़रिए होती है। शिप जो होती है, शिप पोर्ट पे जाता है, पोर्ट पे कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, वहाँ पे एक्साइज क्लियरेंस होता है कि एक्साइज ड्यूटी वगैरह क्या है। अब तो उसको आईजीएसटी कर दिया गया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी जब से आया है, लेकिन एक एक्साइज ड्यूटी हो लगती है या नहीं है इसका हमें अभी पता नहीं कि एक्साइज ड्यूटी लगती है। गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस होते हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं और कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं। उसके बाद में जो शिपमेंट के लिए कंपनी होती है वो बुक की जाती है। बुक करने के बाद में ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सम इम्पोर्टिंग कंट्रीज प्रोवाइड द ट्रेवल ऑफ द
concession or the other exemption of the goods from coming from the particular country in order to obtain the benefit. The importer may ask for the exporter to send the certificate of origin. The certificate testifies the origin of the goods exported. It can be obtained from the trade consulate located in the export country. कुछ कंट्री जो होती हैं मतलब क्या उसमें जो है फ़ायदे के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देते हैं, जो कुछ कंट्रीज़ के लिए होता है कि वहाँ से अगर ये सामान आएगा तो हम जो है ये बेनिफिट्स उनको दे देंगे। रिजर्वेशन ऑफ द शिपिंग स्पेस, इसमें फिर फाइनल और बहुत सारी स्टेजेस में कि शिपमेंट जब होती है तो उसमें माल बुक कराने के लिए स्पेस बुक कराना होता है शिपमेंट कंपनी, जो शिपिंग कंपनीज़ होती हैं उनको, और जो पायलट होता है उसकी तरफ से रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सामान कस्टम ड्यूटी पोर्ट से पास होने के बाद में वो शिपमेंट के लिए जाता है। वहाँ पे एक इंश्योरेंस होता है कि कहीं रास्ते में समुद्री रास्ते में डूब ना जाए या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, लूट वूट भी हो जाती हैं तो इस वजह से उसका इंश्योरेंस भी कराया जाता है। पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये नॉर्मली तभी होता है कि वहीं से पैक होता है, कार्टन बनते हैं, कार्टन बनने के बाद शिपमेंट के लिए फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। कस्टम क्लियरेंस होता है कि जब वहाँ से सामान निकलता है कि कस्टम क्लियरेंस के ड्यूटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस होते हैं उनको क्लियर करना पड़ता है। ऑब्टेनिंग द मेड रिसिप्ट, मेड रिसिप्ट क्या है? ये मेड जो कहा जाता है ये मोस्टली कैप्टन को कहा जाता है। जब सामान शिप में रख दिया जाता है तो मेट जो कहा गया है यहाँ पर वो कैप्टन को कहा गया है। मेट की तरफ से एक रिसिप्ट दी जाएगी जो एक्सपोर्टर के पास आ जाएगी। पेमेंट ऑफ द फ्राइट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिलिंग एंड लैंडिंग, फिर पेमेंट होता है कि जो पेमेंट है यहाँ से वहाँ तक सामान जाने के लिए, शिपमेंट की जो प्राइस हैं सामान ले जाने के लिए उनका पेमेंट होता है। प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, अब इनवॉइस बनती है कि इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सब कुछ हमारा खर्च आ गया प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, एक्साइज ड्यूटी में, शिपमेंट में, अब उसका एक बिल बनता है। सिक्योरिंग द पेमेंट, फिर उसको आफ्टर द शिपमेंट द एक्सपोर्टर इन्फॉर्म द इम्पोर्टर दैट सेंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सो द इम्पोर्टेंट कैन क्लेम the title of the goods, certified copy of invoice, billing of landing, packaging listing, insurance policy, certificate of origin, letter of credit। ये जब सामान्य पेमेंट का जो मोड होता है फिर जो है एक्सपोर्टर ये सब सर्टिफिकेट्स उसको देता है तो इम्पोर्टर ये सब सर्टिफिकेट लेता है, पेपर्स लेता है और फिर वो जा कर के अपने बैंक में जमा करता है, जो इम्पोर्टर का बैंक होता है। बैंक इम्पोर्टर का जो बैंक होता है वो उसको जो है एक और क्लियरेंस लेटर देता है कि हाँ अब आप ये माल ले सकते हो। जब वो क्लियरेंस लेटर एक्सपोर्टर के पास आ जाता है तो एक्सपोर्टर उसका पेमेंट जा कर के अपने बैंक से निकाल लेता है। मींस कि जब वहाँ का बैंक ये लेटर क्लियरेंस लेटर देगा इम्पोर्टर को तभी एक्सपोर्टर अपना पेमेंट लेगा बैंक से जा कर के। जब एक्सपोर्टर अपना बैंक से जा कर के पेमेंट ले लेगा देन एक्सपोर्टर फिर एक अगला लेटर भेजेगा इम्पोर्टर को, जहाँ से वो सब पेपर दिखा करके इम्पोर्टर की जो बायर की जो कंट्री है वहाँ के पोर्ट से अपना कस्टम ड्यूटी दे करके वहाँ की जो कस्टम ड्यूटीज़ होंगी तब वो माल रिलीज़ करा पाएगा, ले पाएगा। तो ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है जो एक्सपोर्ट करने के लिए होता है। एक्सपोर्ट यूज़ डॉक्यूमेंट यूज इन द एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू गुड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू शिपमेंट, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पेमेंट। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू गुड्स एक्सपोर्ट इनवॉइस होती है इसमें सबसे पहले। फिर जो होता है पैकेजिंग लिस्ट होती है कितना हमारा सामान है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन होता है जो कंट्री की तरफ से और बाइंग एजेंसीज की तरफ से दिया जाता है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू शिपमेंट, मेड रिसिप्ट यानी कि कैप्टन की रिसिप्ट जो होती है। शिपिंग बिल के शिप में कितना खर्चा आया है यहाँ से वहाँ तक जाने में। शिपिंग ऑर्डर भी होता है। बिल ऑफ लैंडिंग के सामान लेने के लिए बिल। एयरवे बिल जब एयर से सामान भेजते हैं। मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि एक सामान के लिए इंश्योरेंस होता है कि कहीं पे कोई वो ना हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह या डूब ना जाए या फिर
माल लूट ना लिया जाए या ख़राब ना हो जाए, ये इसका इंश्योरेंस होता है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पेमेंट, एलसी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट होता है। ये बहुत सारे प्रोसेस हैं एक्सपोर्ट को करने के लिए, कि मीन्स से कि इसमें 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं और बहुत सारी एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं, बैंक इन्वॉल्व होता है, शिपिंग कंपनीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और इंपोर्ट और एक्सपोर्टर होते हैं। जो लेता है सामान वो इंपोर्टर होता है, जो सेल करता है वो एक्सपोर्टर होता है, बायर होते हैं, इंस्पेक्शन होते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं। बहुत एक लंबा प्रोसेस है, एक इंसान तो नहीं कर सकता इस काम को, एक इंसान तो नौकरी कर सकता है। इसमें मतलब कि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है काम को करने के लिए। थैंक यू। अगर आपको फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाकी मैटर के लिए आप खुद पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।